चलो बच्चों, तो फटाफट रजिस्टर निकाल लिया आपने अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसमें आज न्यू हेडिंग डाल देना। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही ज्यादा, इसके ब्रैकेट में लिख लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है और एग्जाम में तो आता ही आता है। तो इसका क्वेश्चन भी अवश्य आएगा, मतलब 100% है कि आएगा। और टॉपिक भी बहुत ही सिंपल है और चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा है। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो, तो इसमें लिखो मेरे साथ साथ फर्स्ट पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ई और छोटा सा डी, तो इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to responsiveness, RESPONSIVENESS, refers to responsiveness of change in quantity demanded. Elasticity of demand refers to responsiveness of change in quantity demanded to change in price. तो elasticity of demand refers to responsiveness of change in quantity demanded to change in price. तो ऐसे लिख के बहुत ही कम समझ आएगा, मुझे पता है, लेकिन इसका मीनिंग समझा देता हूं। इसका मीनिंग ये है कि जब प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है तो वो कितना चेंज आएगा इस बात को मेजर करता है, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। एक छोटा उदाहरण लेता हूं आपको बच्चों समझाने के लिए। मान लेते हैं हमारा प्राइस है 100 रुपए और हमारे क्वांटिटी है 100 यूनिट्स। हमारा प्राइस कम हो गया 90। तो अगर हमारा प्राइस 100 रुपए से कम होके 90 हो गया तो पहले तो आप ये बताओगे कि क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी या कम होगी। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। क्वांटिटी बढ़ेगी कि कम होगी? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबने कहा कि क्वांटिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही, क्योंकि प्राइस अगर कम हो रहा है तो इनवर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो उस चीज की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी या बढ़ेगी। बिल्कुल सही। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा। अब आप ये बताओगे कि क्वांटिटी बढ़ने के बाद कितनी होगी, ये बताना है। क्वांटिटी बढ़ने के बाद कितनी होगी, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्वांटिटी बढ़ने के बाद कितनी होगी, अब ये बताना है आपको। भेजें अपने अपने आंसर जल्दी से। भेजो ना आंसर। एक 110 कह रहे हैं 2-3 बच्चे। तो गलत जवाब, ये गलत है। नेक्स्ट ट्राई, दूसरा अटेम्प्ट करो। ये तो गलत हो गया। आपको कैसे पता, चलो ये बताओ, आपको कैसे पता कि क्वांटिटी 110 होगी? बताओ, ये आपको कैसे पता, कैसे पता? आपको कैसे पता कि क्वांटिटी 110 होगी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आपको कैसे पता? क्या इसका कोई सॉलिड रीजन है आपके पास कि आपको कैसे पता कि 110 होगी? 110 आपने कैसे कहा? यही तो कैच है, यही तो कैच है बच्चों इस चैप्टर में। ये बढ़कर 120 भी हो सकती थी, ये बढ़कर 150 भी हो सकती थी, या ये बढ़कर 101 भी हो सकती थी, ये बढ़कर 1 करोड़ भी हो सकती थी,
ये बढ़कर 100 करोड़ भी हो सकती थी। आपको कैसे पता कि 110 ही हुई? बोलो, कोई जवाब है किसी के पास? हाँ, अब ये बच्चे कह रहे हैं सर हम बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। हमने ये देखा कि अगर प्राइस 10 रुपए कम हुआ है, हमने ये लॉजिक लगाया कि अगर प्राइस 10 रुपए कम हुआ है तो सर क्वांटिटी भी 10 ही यूनिट बढ़ेगी। सीधी बात है सर, इसमें क्या दिक्कत है? अगर प्राइस 10 रुपए कम हुआ है तो डिमांड भी 10 ही यूनिट बढ़ेगी। हम तो इसीलिए 110 कह रहे थे सर। तो यही तो, ये आपका भ्रम है, ये आपका बचपन से सीखा हुआ एक कॉमन सेंस बोल रहा है, लेकिन ये चैप्टर कॉमन सेंस पर आधारित नहीं है। क्या पता डिमांड बढ़ने के बाद 120 हो जाए, क्या पता बढ़ने के बाद 150 हो जाए, क्या पता 101 हो जाए, किसे पता? आप इसमें कॉमन सेंस नहीं चला सकते कि प्राइस अगर 10 रुपए कम हुआ है तो क्वांटिटी भी 10 ही यूनिट बढ़ेगी। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये क्वांटिटी कितनी भी बढ़ सकती है, ये 101 भी बढ़ सकती है, ये 102 भी हो सकती है, क्या पता ये 2000 हो जाती, क्या पता ये 5 करोड़ हो जाती। बढ़ेगी अवश्य, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये आपको नहीं पता। मेरी बात समझ आ रही है? ये चैप्टर जो है ये इसी पर आधारित है बच्चों, कि प्राइस में चेंज आने पर क्वांटिटी में जो चेंज आएगा उसको मेजर करते हैं, उसके रेस्पॉन्सिवनेस को मेजर करते हैं, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, मैंने तीनों को एक एक थप्पड़ मारा, टटक टटक टटक। अब ये बताओ, जब तीनों को एक एक थप्पड़ मारूंगा मैं, तो तीनों एक ही जगह, एक ही दूरी पर जाके गिरेंगे या अलग अलग हो सकते हैं? एक बार इसका जवाब देना। क्या तीनों के तीनों सेम डिस्टेंस पर ही गिरेंगे या डिफरेंट भी हो सकते हैं? बिल्कुल अलग अलग। यस, अलग अलग हो सकते हैं ना। हो सकता है ये बच्चा इतनी दूरी पर जाके गिर जाए, हो सकता है ये इतनी दूरी पर जाके गिर जाए, हो सकता है ये तो बेचारा वहां जाके गिर जाए। तो इसका मतलब मेरा थप्पड़ एक ही था, मेरे थप्पड़ की वेलोसिटी एक ही थी, लेकिन उसका प्रभाव किसी बच्चे पर इतना पड़ा, किसी पर इतना पड़ा, किसी पर इतना पड़ा। ये जो इतना इतना या इतना मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अभी फटाफट जाओ, जितने भी लड़के देख रहे हैं, अपनी मम्मी से या बहन से एक रबड़ बैंड लेकर आओ। रबड़ बैंड तो पता है ना। अब उस रबड़ बैंड को खींचो, तो हो सकता है किसी बच्चे की रबड़ बैंड इतनी खींचे, किसी की इतनी खींचे, किसी की और खींचे, या किसी की थोड़ी सी खींच के टूट जाए। हो सकता है ना, अलग अलग तरह की रबर बैंड्स होते हैं। तो इलास्टिसिटी जो होता है वो इलास्टिक वर्ड से निकला है। इलास्टिक तो समझते हो ना, जिसको आप खींच देते हो। तो इसी प्रकार से जब प्राइस में कोई चेंज आता है तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा ये उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो इतना खींचने वाली इलास्टिसिटी वाली डिमांड है तो थोड़ा सा चेंज होगी, इतने वाली है और चेंज होगी, इतने वाली है और चेंज होगी। तो क्वांटिटी कितना चेंज होगी ये डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी पर, यानी कि उस रबर बैंड पर। तो ये बच्चा इतनी दूर गिरा, ये बच्चा इतनी दूर गिरा, ये बच्चा उतनी दूर गिरा, क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी अलग है। तो इसी तरह ये क्वांटिटी बढ़कर 110 होगी कि 101 होगी कि 2000 होगी, ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी पर। इतनी है तो इतना चेंज होगी, इतनी है तो ज्यादा चेंज होगी, इतना है तो और चेंज होगा। तो क्वांटिटी का चेंज होना किस पर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी पर। अब यहां तक थम्स अप भेजो कि पहले इंट्रोडक्शन समझ आ गया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ये है हमारा चैप्टर। चलो,
अब आगे लिखो सेकंड पॉइंट, इसको मेजर कैसे करते हैं, मतलब एक फॉर्मूला लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, मतलब ये जो बात हमने अंग्रेजी में लिखी ना कि चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा चेंज इन प्राइस के रेस्पेक्ट में, इसको मेजर कैसे करते हैं इलास्टिसिटी को, इसको मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ही लिख लो, पूरा लिख लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस, तो छोटी सी मैथमेटिक्स होती है, उससे हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। हालांकि अभी डिटेल और करेंगे, तो छोटी सी इसकी मैथमेटिक्स होती है, छोटा सा फॉर्मूला होता है कि कितना परसेंट चेंज हुआ क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय कितना परसेंट चेंज हुआ उसके प्राइस में, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो एक आंसर आ जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। अब ये बताओ कि ये जो इलास्टिसिटी का जो आंसर निकलेगा, जो भी निकलेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये बताना है आपको। समझ गए सवाल क्या है? वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये बताना है। ये जो आंसर निकलेगा ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये एक बार सोच के फिर मुझे बताने की कोशिश करेंगे आप। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप नालायक हैं, हाँ आप ही को कह रहा हूं, आप नालायक हैं। अब लिखो मेरे साथ साथ, अब इसके नीचे स्टार डाल के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज, हाँ आप भी नालायक हैं, आप भी नालायक हैं, जिन्होंने अभी बाद में कमेंट करा आप भी नालायक ही हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव। तो इस बात को लिखकर इस पे तारे बना लेना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों सर, ये क्या कह रहे हो सर, आपने ऐसे बेइज्जती कर दी, हम नहीं खेल रहे। हाँ यही तो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों सर, क्यों? ये हमें तो बात समझ नहीं आ रही, क्यों सर? ऐसे कैसे आप कह दो और हम कुछ भी मान लें? चलो, तो अभी आप ही ने पहले 2 मिनट पहले समझदारी का प्रदर्शन करा था, आप ही बच्चे थे तब भी, और अभी आप ही ने नालायकी का भी प्रदर्शन कर दिया। तो यही तो जीवन की खूबसूरती है। अब आप ये बताओ कि अगर प्राइस कम होगा, मतलब माइनस लगा देता हूं, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगी? बताओ, आंसर बताओ। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगी बच्चों? हाँ वेरी गुड, इंक्रीज होगी, प्लस लगा देता हूं। तो अगर प्राइस कम होगा तो आप कह रहे हो क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना, इनवर्स रिलेशन होता है, लॉ ऑफ डिमांड भी है। तो अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो होगा पॉजिटिव, और प्राइस क्योंकि कम हो रहा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा नेगेटिव। तो न्यूमरेटर में है पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में है नेगेटिव, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, अगर प्राइस बढ़ रहा है, मान लो प्लस कर रहा हूं, प्राइस बढ़ा, तो बताओ क्वांटिटी क्या होगी? बोलो जी। अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या होगी? वेरी गुड, अब सही बता रहे हो। तो क्वांटिटी कम होगी यानी माइनस होगी,
इनवर्स रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड आप ही ने पढ़ा है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। तो अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी माइनस, यानी कम हो रही है, और प्राइस बढ़ा तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस। तो न्यूमरेटर में है माइनस, डिनोमिनेटर में है प्लस, तो क्या आंसर आएगा इलास्टिसिटी का? माइनस। तो अब ये बताओ कि जब प्राइस और क्वांटिटी में आप कहते हो कि हमेशा इनवर्स रिलेशन है, और जो है लॉ ऑफ डिमांड है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी हमेशा क्या आंसर देगी? अब बोलो, थम्स अप बेच के बोलो कि इलास्टिसिटी अब क्या आंसर देगी? ऑलवेज। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब आप सीख गए सही बात। तो इसीलिए इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की, तो डिमांड की इलास्टिसिटी इसीलिए हमेशा होती है नेगेटिव, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा। तो इनवर्स रिलेशन है। तो कभी भी मैथमेटिक्स करोगे तो या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, या न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अल्टीमेट आंसर जो है नेगेटिव ही आएगा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम न्यू पार्ट इसका आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इलास्टिसिटी के बारे में। चलो आ जाओ। अब फटाफट से आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग का नाम है 5 डिग्रीज। हेडिंग का नाम है 5 डिग्रीज, ठीक है ना? तो मैं आपको समझा दूंगा, आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझना, और समझने के साथ साथ आप धीरे धीरे ड्रॉ करते रहना जब मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनाना है। बट आप अभी पहले हेडिंग डाल दो 5 डिग्रीज। 5 डिग्रियां होती हैं बच्चों इसकी, 5। चलो तो मैं समझाता हूं बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं, देन आप नोट करना। तो 5 डिग्रीज में बच्चों मैं आपको सबसे पहली डिग्री सिखा रहा हूं अभी, नंबर 1। अब आप शेड्यूल और डायग्राम मेरे साथ साथ एनालाइज करेंगे बिल्कुल ध्यान से। प्राइस है 100 और क्वांटिटी भी है 100, ठीक है? प्राइस है 100 और क्वांटिटी भी है 100। मान लो ये था 100 प्राइस, ओहो ऐसे ले लो, ये था 100 प्राइस, तो क्वांटिटी है 100 यूनिट्स। अब मेरा प्राइस जो है वो 5% कम हो गया, तो मेरा प्राइस हो गया 95। प्राइस हो गया 95। अब प्राइस के कम होते ही मेरी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो मैं एक नए पॉइंट पर आ गया और मेरी डिमांड हो गई Q1। Q1 मतलब मेरी डिमांड बढ़ के हो गई 120। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। तो अब एक चीज नोटिस करो बच्चों, यहां पर मेरा प्राइस में जो चेंज है वो है 5%, लेकिन मेरे क्वांटिटी में जो चेंज है वो है 20%। यानी कि प्राइस में चेंज हुआ सिर्फ 5%, लेकिन मेरी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है 20%। तो मैं इसको मैथमेटिकली ऐसा बोल सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं इस चीज को, इस डायग्राम को या इस शेड्यूल को ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया एज कंपेयर टू मेरे प्राइस के चेंज में। और वो हम टेबल में भी देख सकते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्राइस 5% कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी 20% बढ़ रही है। और आप डायग्राम पर भी देख सकते हो, ये चेंज ज्यादा है क्वांटिटी का और प्राइस का चेंज बहुत कम है। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है, जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है कि क्वांटिटी का चेंज ज्यादा होता है और प्राइस का चेंज कम होता है, हम उस डिग्री को बोलते हैं, उस डिग्री को बोलते हैं मोर देन इलास्टिक। हम उस डिग्री को बोलते हैं मोर देन इलास्टिक। और उसको डिनोट कैसे करा जाता है मैथमेटिकली? उसको डिनोट किया जाता है बच्चों, ईडी इज ग्रेटर देन 1। उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा, मुझे बताना। सबसे पहले ये शेड्यूल, उसका ये डायग्राम, और जो मैंने ये बात बोली, ये 3 चीजें अभी फिलहाल, ये 3 चीजें बिल्कुल सिंक हो गई दिमाग में, बिल्कुल तीनों चीजें क्लियर, तो थम्स अप भेजना।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस 3 चीजें बतानी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब ये शेड्यूल, वो सेम चीज जो शेड्यूल में लिखा है, बिल्कुल 100% वही सेम चीज डायग्राम पर आ रही है। और उसको मैथमेटिकली क्या बोल रहा हूं कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू प्राइस के चेंज में। वेरी गुड। तो इसे बोलते हैं बच्चों मोर देन इलास्टिक। ठीक है ना, तो आप ये नोट कर लेना, इसे बोलते हैं मोर देन इलास्टिक। और उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि मोर देन इलास्टिक, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, मोर देन इलास्टिक। और इस डिमांड कर्व का एक नाम होता है, वो मैं यहां बादल में लिख रहा हूं, तब तक आप फटाफट से नोट कर लो शेड्यूल। इस डिमांड कर्व को बोलते हैं फ्लैटर कर्व। इस डिमांड कर्व को बोलते हैं बच्चों फ्लैटर कर्व, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होता है। अभी जब आप 5 डिग्रियां सीखोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि इसको फ्लैटर क्यों बोला। तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी डिग्री नंबर 1। तो फटाफट से इसको बच्चों नोट कर लेना, नोट करके मुझे थम्स अप भेजते रहना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने नोट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, साथ साथ समझते भी रहते हैं। मैं एक बार और बोल देता हूं। तो क्या है कहानी? वेरी सिंपल, बच्चों वाली कहानी, कुछ भी नहीं है। प्राइस कम हो रहा है 5%, क्वांटिटी बढ़ रही है 20%, वो यहां पे शो हो रहा है। सेम चीज डायग्राम पे शो कर दी, प्राइस कम हो रहा है 5%, क्वांटिटी बढ़ रही है 20%। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस। तो इसको बोल देते हैं मोर देन इलास्टिक, यानी कि मोर देन 1। हां, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो क्वांटिटी का चेंज है, ये भी परसेंटेज में डिनोट करा, और जो प्राइस का चेंज है, ये भी परसेंटेज में डिनोट करा। तो दोनों को हमने परसेंटेज में डिनोट करा, है ना। 100 से 95 हुआ तो कितने परसेंट गिरावट आई? 5%। और 100 से ये बढ़कर 120 हुआ तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 20%। तो ये परसेंटेजेस होते हैं। दिस इज 20%, दिस इज 5%, 20%, 5%। ठीक है, तो मुझे फटाफट भेज देना कि यस हो गया, मतलब थम्स अप भेज दो, मैं समझ जाऊंगा कि अब इट्स टाइम टू मूव ऑन सेकंड पॉइंट पे। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस, तो अगर आपने फोकस करके, बिल्कुल फोकस करके अगर ये पहला पॉइंट समझ लिया ना, पहली डिग्री, तो अगली 4 आप यूं समझ जाओगे। अगर आपने फोकस से पहली डिग्री समझ ली है, अगली 4 समझ लो आपको आ चुकी ऑलरेडी। चलो, लेट्स गो। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है ना। तो इसको बोलते हैं मोर देन इलास्टिक। दिस इज डिग्री नंबर 1, मोर देन इलास्टिक। आगे बढ़ता हूं। अब मैं कुछ बातों को अब बदल देते हैं, अब कुछ और कॉम्बिनेशन करते हैं। जरूरी तो नहीं ना कि ऐसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं, डिग्री नंबर 2। अब डिग्री नंबर 2 को अब आप देखो ध्यान से, और मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है इस बार आप मेरे समझाने से पहले खुद समझ चुके होंगे देख के, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं। इस बार देखो, इस बार प्राइस 100 से कम हुआ 80, तो इस बार प्राइस जो कम हो रहा है वो हो रहा है 20%, और क्वांटिटी जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है 100 से 105, यानी क्वांटिटी जो बढ़ी वो बढ़ी सिर्फ 5%। तो इस बार प्राइस में चेंज आ रहा है 20% और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है सिर्फ 5%। तो इस बार मैं क्या बोलूंगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसीलिए सेकंड डिग्री का नाम है, इसका नाम होता है लेस देन इलास्टिक। इसका नाम होता है लेस देन इलास्टिक। इसे बहुत से लोग प्यार से इन इलास्टिक भी बोलते हैं।
इसका नाम होता है लेस देन इलास्टिक, और इसीलिए इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ईडी लेस देन 1। बस, तो इस बार हमने क्या करा, इस बार हमने उल्टा कर दिया। इस बार प्राइस में जो चेंज आया वो आया 20%, लेकिन क्वांटिटी में जो चेंज आया वो कितना आया, सिर्फ 5%। तो ये है लेस मतलब 5% और लेस देन वो है 20%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसको बोल देते हैं लेस देन इलास्टिक। तो आप इतना नोट करो, तब तक मैं बादल में लिखता हूं इस डिमांड कर्व को। ये देख रहे हो ऐसा बना हुआ है, थोड़ा सा एक बार कंपेयर करवाता हूं पिछले से 1 मिनट के लिए बस। पहला वाला डिमांड कर्व देखो कैसा था, ऐसा ऐसा था, और सेकंड वाला यूं हो जाएगा ऐसा। तो सेकंड वाले को इसीलिए बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टीपर कर्व। स्टीपर कर्व क्योंकि ये बहुत स्टीप है, ये ऐसा है, स्टीप है। पहला वाला देखोगे फ्लैटर, स्टीपर, फ्लैटर, स्टीपर। तो फर्क समझ आ रहा है ना। तो सेकंड केस में जिसमें होता है लेस देन इलास्टिक, तो उसमें हम लिखते हैं ईडी लेस देन 1, ये लॉजिक है, और उसको बोलते हैं स्टीपर कर्व। तो मुझे बता देना कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सेकंड डिग्री, थम्स अप भेजकर अपना संदेश मुझ तक पहुंचा दो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको नोट कर लेना, इसको नोट भी कर लेना, सुंदर सुंदर। हालांकि नहीं तो बाद में आप वीडियो एंड होने पर, वीडियो खत्म होने पर भी वापस से रिवाइंड करके आराम से सुंदर सुंदर डायग्राम भी बना सकते हो। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं टू मेक श्योर कि सभी को समझ आ रहा है। ये वाला पूरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सबको बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, यस, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिस इज डिग्री नंबर 2, ठीक है। तो रिकॉल कर लें, हालांकि आगे दोबारा करेंगे रिकॉल। डिग्री नंबर 1 ग्रेटर देन 1, डिग्री नंबर 2 लेस देन 1। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस देखते ही आप समझ जाओगे ये वो केस है। याद है ये कौन सा केस है जो आप स्टार्टिंग में मुझे बता रहे थे? ये आया है वो केस। इस बार देखो, प्राइस 100 से हुआ 90, यानी प्राइस कितना परसेंट कम हो रहा है? 10% कम हो रहा है, राइट। और क्वांटिटी 100 से बढ़कर होगी 110, जो आपने शुरू में बताया था, यानी क्वांटिटी भी कितनी बढ़ रही है? 10%। तो प्राइस कम हो रहा है 10% और क्वांटिटी भी बढ़ रही है 10%, यानी मैथमेटिकली इस बार क्या बोल सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिग्री नंबर 3 का नाम होता है यूनिटरी इलास्टिक, या इसको यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं। डिग्री नंबर 3 का नाम लिख लो, यूनिटरी इलास्टिक, या इसको यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ईडी इज इक्वल टू 1, यानी कि इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। यानी कि बराबर होने का मतलब जितना चेंज क्वांटिटी में है उतना ही चेंज प्राइस में है। तो इस बार आप देख रहे हो ना, प्राइस में भी 10% का चेंज है और क्वांटिटी में भी 10% का चेंज है, तो दोनों में बराबर का चेंज है। तो जब तक आप ये नोट कर रहे हो तब तक मैं बादल में इसका नाम लिखता हूं। इस डिमांड कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक मैथमेटिकल टर्म होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसका अर्थ ये होता है कि इस कर्व के नीचे आप अगर ये रेक्टेंगल देखो या ये रेक्टेंगल देखो या कोई और रेक्टेंगल देखो, हर रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। तो ये जो व्हाइट वाला बना हुआ है या ये जो ऑरेंज वाला सा बना हुआ है, ये दोनों रेक्टेंगलों का एरिया सेम होता है। तो ऐसे कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। 2 मिनट ले रहा हूं जस्ट टू रिकॉल। पहला वाला जो था वो था बिल्कुल फ्लैटर, लेटा हुआ,
दूसरा वाला जो था वो था बहुत स्टीपर, बहुत ज्यादा खड़ा हुआ, तो ना ये बैठा हुआ है फ्लैटर है, ना ये बहुत ज्यादा स्टीपर है, बिल्कुल बीचों बीच, तो इसे बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस आप मुद्दे की चीज पर फोकस करो। डिग्री का नाम यूनिटरी इलास्टिक, डिग्री की वैल्यू इक्वल टू 1, डिग्री का लॉजिक क्वांटिटी में जो चेंज है 10% मान लेते हैं, वो ही प्राइस के चेंज के बराबर है, तो इसे बोल देते हैं यूनिट इलास्टिक। ठीक है, तो फटाफट से थम्स अप भेजो और मोहर लगाओ कि भाई ये भी क्लियर। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बस, तो ये तीनों सीख गए तो मेन काम हो गया। ये तीनों समझ आ गया तो मतलब मेन काम हो गया। आपको फ्लैटर आ गया समझ में, आपको स्टीपर आ गया समझ में, आपको ये वाला आ गया समझ में, मतलब आपने मेन चीजें समझ ली। ओके, अब बच्चों 5 डिग्रीज लिखवाई हैं, 3 हमने पढ़ ली, 2 डिग्रीज और भी हैं, लेकिन मजेदार बात यह वो हाइपोथेटिकल है, मतलब काल्पनिक, ऐसा होता नहीं है आम जीवन में, बट फिर भी क्योंकि थ्योरी की बातें हैं तो पढ़नी पड़ती हैं। तो डिग्री नंबर 4 जो है वो बड़ी अटपटी लगेगी आपको, और वो तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, मतलब काल्पनिक है। ये कहती है कि 100 रुपए का प्राइस है और 100 यूनिट की क्वांटिटी है और प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हुआ। वाह, इस बार देखो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, हर केस में कुछ ना कुछ चेंज था, प्राइस बढ़ रहा था या कम हो रहा था, कुछ तो हो रहा था, कभी 5% कभी 10%। इसमें तो प्राइस का चेंज ही नहीं है, 0%, बस क्वांटिटी बढ़ गई। तो जब ऐसा होता है, जब ये ऐसा हाइपोथेटिकल केस होता है, इसे बोलते हैं बच्चों परफेक्टली इलास्टिक। इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, जिसे कैसे डिनोट करते हैं, जिसे डिनोट करते हैं ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसे डिनोट करते हैं ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी से। ये बच्चों काल्पनिक केस है, ये हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा आप सोच नहीं सकते कि हाँ मैं किसी प्रोडक्ट में ऐसा कर सकता हूं क्या, ना, इट इज हाइपोथेटिकल, बट इसको बोल देते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यानी कि बस आप मेन चीज समझना, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस वही रहेगा, क्वांटिटी चाहे बढ़ जाए, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए इसमें कुछ यहां पे लिखा नहीं है, यहां पे सिर्फ ये लिखा है नो चेंज इन प्राइस। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो जब तक आप ये नोट कर रहे हो, मैं बादल में इस कर्व का नाम लिख देता हूं। नाम क्या लिखना है, इसके बारे में तो लिखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप देख ही सकते हो इसमें डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर ये वाला भी समझ आ गया तो फटाफट से एक थम्स अप और। यस, वेरी गुड, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश। धीरे धीरे आपको भी क्या करना है, आपको ये सब डायग्राम्स खाली ये नहीं कि आज एक बार बना लिया और हो गया, प्रैक्टिस करनी है। आप कभी भी इन डायग्राम्स को बना सको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलो सेल के बारे में इसमें नहीं सोचते, हम कंज्यूमर हैं, हम हमेशा खरीदने के बारे में सोचेंगे, हम डिमांड के इस समय पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं, हमें प्रोडक्ट की सेल के बारे में नहीं सोचना। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटी इंप्रूव हो गई और सेल बढ़ जाए, इस वजह से हो रहा हो, तो सेल के बारे में हमें नहीं सोचना। हाँ, किसी भी रीजन से हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़ गई, और वैसे भी ये हाइपोथेटिकल केस है, आप इसमें आप कुछ सोच नहीं सकते। मतलब सोचना मतलब कि मैं अगर कहूं कि बच्चों ऐसा ऐसा सोचो, ये हो गया होगा तो वो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं सोचा जा सकता, इट्स ऑल हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। तो इट इज हाइपोथेटिकल केस, ठीक है, क्लियर हो गया डाउट।
ओके चलो, तो 5 में से 4 डिग्रियां तो हो गई, 5वीं डिग्री बिल्कुल इसकी उल्टी। सर 5वीं डिग्री क्या है? तो 5वीं डिग्री देखो बच्चों, मेरे समझाने से पहले आप समझ चुके होंगे अब तक। तो इस बार प्राइस तो कम हो गया 100 से 90, लेकिन क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं हुई। क्वांटिटी वही की वही, नो चेंज इन क्वांटिटी। मतलब अगर मैं पहले भी 100 यूनिट खरीद रहा था तो प्राइस कम हो गया तब भी 100 ही यूनिट खरीद रहा हूं, है ना? तो यानी कि क्वांटिटी मेरी सेम है, प्राइस कम हो गया लेकिन क्वांटिटी सेम है। तो ऐसे केस को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसे बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसे कैसे डिनोट करते हैं? ED इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये फिर भी आप एग्जाम्पल के तौर पर, ये फिर भी आप समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल इसके थोड़ा सा नजदीक होता है, वो होता है नेसेसिटी गुड्स का, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। जैसे सॉल्ट वगैरह के केस में ऐसा होता है कि भाई अगर मुझे 100 ग्राम नमक खाना है तो मैं 100 ग्राम नमक ही खाऊंगा। अगर ऐसा तो है नहीं कि उसका प्राइस कम हो गया तो ज्यादा नमक खाना शुरू कर दूंगा। तो नमक अगर मुझे 100 ग्राम खरीदना है तो मैं 100 ग्राम ही खरीदूंगा। तो उसकी क्वांटिटी में जनरली चेंज नहीं आता, आमतौर पर उसकी क्वांटिटी वो ही रहती है। तो प्राइस कम हो गया लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी इसकी 0 है। अब बादल में बताओ मैं क्या लिखूंगा? इस बार बादल आपको बताना है, बादल में क्या लिखा जाएगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। इस बार बादल में लिखना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। परफेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एक सुर में सही जवाब। चलो तुम बस मुझे फटाफट थम्सअप भेजो कि 5वां भी क्लियर, बेसिकली 5 क्लियर हो गए। एक फाइनल थम्सअप भेज दो। यस, वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। तो ये होती हैं 5 डिग्री। और अभी जब जैसी इसकी एक समरी बनाऊंगा ना आपको अगले में पेज पे, तो आप देखना और चुटकियों में खत्म हो जाएगा। अभी तो फिर भी मैंने एक एक करके डिटेल में बताया। अगले पेज पर जैसी समरी बताऊंगा ना, दिखाऊंगा, आप कहोगे बस सर ये तो कुछ था ही नहीं। आओ देखें एक बार, हमने जो 5 डिग्रियां सीखी उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला केस मैंने आपको सिखाया था जिसमें डिमांड कर्व था फ्लैटर, ऐसा। जब डिमांड कर्व फ्लैटर बनता है तो यानी कि उस समय ED होता है ग्रेटर देन 1। दूसरा केस मैंने आपको सिखाया था जिसमें डिमांड कर्व बनता है थोड़ा सा खड़ा खड़ा, यानी ऐसे स्टीपर, उसमें इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1। तीसरा केस मैंने आपको सिखाया था जिसमें डिमांड कर्व ना फ्लैटर है ना स्टीपर है, बिल्कुल उनके बीच में इस तरह से है, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसमें इलास्टिसिटी होती है इक्वल टू 1, यूनिट इलास्टिक। चौथा मैंने आपको सिखाया कि जिसमें प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसमें इलास्टिसिटी होती है इंफिनिटी। और पांचवा आपने सीखा जब डिमांड कर्व बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, यानी क्वांटिटी उसमें चेंज ही नहीं होती, तो उसकी इलास्टिसिटी होती है 0। सिंपल, हो गई 5 डिग्रियां। और इसको लर्न कैसे करना है? जितना ऊपर है उतनी इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा। देखो यहां पर है इंफिनिटी, थोड़ा नीचे आए ग्रेटर देन 1, और नीचे आए इक्वल टू 1, और नीचे आए लेस देन 1, और बिल्कुल ऐसे हो गए तो 0। तो सिंपल समझ लो, ये इलास्टिसिटी ऐसे नीचे आ रही है तो ये वैल्यूज भी ऐसे नीचे आ रही हैं। और ये पांचों डिमांड कर्व की अलग अलग शेप्स हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फ्लैटर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्टीपर और पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलो जी, 5 डिग्रियां और पूरी समरी अच्छे से समझ आई? फाइनल थम्स अप। यस, है ना? तो ये देखो कितना सिंपल था, वेरी सिंपल, कितना सिंपल है। तो 5 डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी की, 5 डिग्रीज होती हैं।
तो इलास्टिसिटी ही बताती है कि डिमांड कितना चेंज होगी। पहले केस में डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी, इसमें भी चेंज होगी ज्यादा, इसमें बराबर चेंज होगी, इसमें कम चेंज होगी, इसमें नहीं होगी चेंज। तो बस तो पांचों डिग्रियों पर निर्भर करता है कि डिमांड कितनी चेंज होगी। वेरी गुड, चलो सबका थम्स अप आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा हम एक मैथमेटिकल पोर्शन भी टच कर लेते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिखते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, जो हमने शुरू में लिखा था। मैंने शॉर्ट में लिख दिया Q और P, ये मानते हुए कि आप समझ जाओगे। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। हालांकि ये सिंपल 7वीं 8वीं की मैथमेटिक्स है, बट फिर भी। तो पहले एक फॉर्मूला लिखो, फिर आपको मैं सिखा देता हूं। Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालनी है, ऐसे निकालनी है। Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। अभी बताऊंगा Q1 Q0 क्या है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिख लो P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। इस प्रकार से आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो इस तरह से, और इसी प्रकार से आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करते हो। Q1 Q0 का क्या मतलब होता है? Q0 का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी पहले थी उसे बोल देते हैं Q0। और Q1 का मतलब होता है न्यू क्वांटिटी, जो चेंज होने के बाद हुई। तो इनको सिंबल दे दिया, Q0 मतलब पुरानी क्वांटिटी, Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी। इसी तरह P1 P0 में P0 मतलब इनिशियल प्राइस, जो प्राइस पहले था, और P1 मतलब न्यू प्राइस, जो चेंज होने के बाद हुआ। तो हमको 4 सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, Q0, Q1, P0, P1। तो आई होप आपको पहले इतना पार्ट आपने लिख लिया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो Q1 मतलब नई क्वांटिटी, Q0 मतलब पुरानी क्वांटिटी। इसी प्रकार P1 मतलब न्यू प्राइस, P0 मतलब पुराना प्राइस। सिंपल। अच्छा, तो सर ये आपने हमें क्यों बताया? तो बच्चों जी, इलास्टिसिटी चलो का ये जो फॉर्मूला है, जब मैं न्यूमरेटर में ये पुट कर देता हूं, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की जगह उसका फॉर्मूला उठा के पुट कर दिया न्यूमरेटर में, मेरी बात ध्यान से सुनना, और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह उठा के उसका फॉर्मूला पुट कर दिया हमने डिनोमिनेटर में, तो ये तो बन जाता है न्यूमरेटर, और ये बन जाता है उसके नीचे डिनोमिनेटर, एक गणित बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, 100 और 100 आपस में कट जाते हैं, और फिर कटने के बाद अल्टीमेटली बचता है Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 इनटू P0 अपॉन Q0। तो हम डायरेक्टली इलास्टिसिटी को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेजेस ना निकालनी हो तो आप डायरेक्टली इलास्टिसिटी के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो मैं आपको अभी क्वेश्चन में लगवा के भी दिखाऊंगा। तो आप इस फॉर्मूले को बॉक्स के अंदर लिख लो, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। हेयर Q1 माइनस Q0 को मैथमेटिकली
डेल्टा क्यू भी डिनोट करते हैं, और P1 माइनस P0 को मैथमेटिकली डेल्टा P भी डिनोट करते हैं। मतलब ये इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बुक्स में ऐसा होता है, देखते हैं बच्चे तो कहते हैं सर ये क्या है। तो ये कुछ नहीं है, चेंज इन क्वांटिटी को Q1 माइनस Q0 बोल देते हैं और चेंज इन प्राइस को P1 माइनस P0 बोल देते हैं। ठीक है ना। तो आप बच्चों पहले इतना पूरा नोट कर लो अच्छे से और मुझे एक बार बता देना थम्स अप करके, या अगर कोई डाउट है तो लिख के अगर कुछ पूछना है। हालांकि ये तो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, अभी इनको अप्लाई करना सिखाता हूं, बट फिर भी लिख लो। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो, और नहीं तो थम्स अप भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने लिख लिया और कोई भी दिक्कत नहीं है फिलहाल। ओके ठीक है, लिख लिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेन फॉर्मूला ये है, जो याद रखना वो ये रखना अल्टीमेटली, बाकी वो सब तो छोटी छोटी बातें, मतलब कई बच्चे नहीं समझते इसलिए लिखवा रहा हूं, लेकिन अल्टीमेट फॉर्मूला ये याद रखना, टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी। ठीक है, चलो सबका थम्स अप आ गया। चलो तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं पहले, और फिर हम देखते हैं कि क्या है कहानी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बच्चों, पहले पढ़ते हैं, मैं सॉल्व करवाता हूं, फिर आप नोट करना बाद में। देखो इसमें लिखा है, एट ए प्राइस ऑफ ₹10 कंज्यूमर डिमांड्स 40 यूनिट्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब प्राइस 10 रुपए होता है तो कंज्यूमर 40 यूनिट्स डिमांड करता है। तो इसका मतलब ना अपने सिंबल लिख लेते हैं हम। वो P0 कह रहा है 10 रुपए है, और Q0 कह रहा है कि 40 यूनिट्स हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है। फिर वो कह रहा है व्हेन प्राइस फॉल्स बाय ₹2, यानी कि प्राइस जो है 2 रुपए कम हो गया। तो देखो जब प्राइस 2 रुपए कम होगा तो इसका मतलब नया प्राइस कितना हो जाएगा, इसका मतलब नया प्राइस हो जाएगा बच्चों 8 रुपए। तो अपना सिंबल लिखते रहो, बस समझते रहो, सिंबल लिखते रहो। P1 हो जाएगा 8 रुपए, देन ही इंक्रीजेस हिज डिमांड टू 44 यूनिट्स। कह रहा है उसकी डिमांड बढ़कर 44 यूनिट्स हो जाएगी। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हमारा Q1 जो है वो इसका मतलब बढ़कर हो गया 44 यूनिट्स। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, ऐसे हमने इंटरप्रेट करा। फिर वो पूछ रहा है फाइंड इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी निकालो। ठीक है ना। तो बच्चों अब मैं आपके सामने पुराना वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो पहले यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है बच्चों आपको, सिंपल, वेरी सिंपल। तो सर वैल्यूज पुट करेंगे तो 44 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 10 इंटू 10 बाय 40। तो बच्चों मुझे बताओ, क्वेश्चन से, क्वेश्चन पढ़ के आपको इंटरप्रिटेशन समझ आया, और फिर मैंने उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करा, यहां तक समझ आया? एक तो ये भेज देना और मुझे आंसर भी निकाल के भेजो क्या आ रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो एक तो थम्स अप भेज दो, तो ये इस बात का सबूत होगा कि आपको समझ आया, और आंसर भी भेज दो। ठीक है, यस। ओ बच्चों ने तो भेज भी दिया आंसर, बच्चों ने पहले ही भेज रखा है। तो क्या आंसर आ रहा है मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो बच्चों ने तो पहले ही भेज रखा है, ठीक है मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। 44 माइनस 40 तो हो गया 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 10 हो गया -2 इंटू 0 से 0 कट गया तो 1/4। ठीक है, फिर 4 से 4 कट गया तो ये बचेगा -1/2, -1/2। तो आप इसे -0.5 भी लिख सकते हो,
0.5। अब ये माइनस जो होता है ना, माइनस 0.5, बहुत से लोग इस आंसर को खाली 0.5 भी छोड़ देते हैं। ये माइनस जो होता है इसको इग्नोर भी कर दिया जाता है, क्योंकि इलास्टिसिटी सबको पता है नेगेटिव है, मतलब सबको पता है कि भाई नेगेटिव है। जैसे हर किसी को पता है आप नालायक बच्चे हो, तो उसमें जरूरी तो नहीं ना कि आपका नाम बुलाया जाएगा कि नालायक राजू या नालायक ये या नालायक गोपाल। गोपाल मतलब हाँ वो तो नालायक है। तो इसी तरह खाली 0.5 भी लिख देते हैं जब इलास्टिसिटी को, तो वो बाय डिफॉल्ट पता है सबको कि वो माइनस 0.5 है। तो वैसे आ तो रहा है माइनस 0.5, लेकिन आप चाहो तो खाली ये भी लिख सकते हो एग्जाम में। वैसे तो यही बेस्ट है, जो आ रहा है वही लिखो, क्यों छेड़खानी करनी। हाँ जी, तो अब फाइनल थम्सअप बोलो, ये क्वेश्चन समझ आ गया, फाइनल थम्सअप। फिर लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आज के। ये वाला क्लियर? यस यस, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बस ये क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो पहले आपसे पूछता हूं और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, एट ए पर्टिकुलर प्राइस कंज्यूमर डिमांड्स 80 यूनिट्स। कह रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर 80 यूनिट्स डिमांड करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, अब वो हमें नहीं पता वो क्या है, कंज्यूमर डिमांड करता है 80 यूनिट्स, 80 यूनिट, ठीक है, ये बता दिया उसने। फिर कह रहा है व्हेन प्राइस राइजेस बाय 3 रुपी। कह रहा है जब प्राइस 3 रुपए बढ़ गया, मतलब प्राइस जो है जो भी था पहले उससे 3 रुपए बढ़ गया, तो इसका मतलब P1, मतलब P1 पता है कितना होगा। अब बच्चों इसमें दिक्कत यह है, मुझे P0 ही नहीं पता, मुझे ये नहीं पता पुराना प्राइस कितना है, लेकिन ये पता है कि P0 जो भी था, इसको X ले लेता हूं चलो, तो P0 जो भी था, तो नया प्राइस 3 रुपए बढ़ गया है, तो नया प्राइस जो है वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, वो हो गया X+3, ठीक है। फिर वो कह रहा है हिज डिमांड डिक्रीजेस बाय 20%। वो कह रहा है उसकी डिमांड 20% कम हो गई, ओके, तो 20% कम हो गई। तो बच्चों उसकी डिमांड जो है, जो पहले 80 थी, तो 80 जो है वो कम हो गई, 20% कम हो गई। तो मैं एक बार 20% निकाल लूं इसका, 20% आएगा, 80 का 20% जो आएगा वो आएगा 16 रुपए, ओ मतलब 16 यूनिट। तो इसका मतलब डिमांड जो है वो 16 यूनिट कम हो गई, 20% कम हो गई, यानी 16 यूनिट कम हो गई। तो डिमांड अब हो गई होगी 64 यूनिट, ठीक है। फिर वो कह रहा है फाइंड ओरिजिनल प्राइस। कह रहा है ओरिजिनल प्राइस निकालो, यानी ये आपको X निकालना है बच्चों, ये निकालना है। इफ इलास्टिसिटी इज 2, कह रहा है इलास्टिसिटी जो है वो 2 है, मतलब इलास्टिसिटी मतलब ED, इलास्टिसिटी वो कह रहा है 2 है। अच्छा, तो पहले मुझे बताना है सब बच्चों को, क्या आपको इतना समझ आ गया, मतलब क्या आपको क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ आ गया? पहले उस पर थम्स अप भेज देना, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ आ गया। लो बच्चे तो आंसर भी भेजना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ आ गया सबको, वेरी गुड, ठीक है। अब मोस्ट वेलकम, अब अपने अपने जवाब भेजिए। X की वैल्यू भेज सकते हैं बच्चों आप, अब बच्चे X की वैल्यू भेज सकते हैं। ये लो, हर्षिल नालायक, केमिस्ट के पास जाओ, एक साइनाइड की गोली लेकर आना, ठीक है, और वो मुझे दे दो। हर्षिल नालायक कह रहा है कि प्राइस है माइनस, प्राइस वो माइनस बता रहा है, प्राइस वो बता रहे हैं महाशय माइनस में, तो माइनस में थोड़ी ना प्राइस होगा गुरु। हाँ वेरी गुड, चलो मैं करता हूं सॉल्व मैं भी, क्योंकि आपका तो कुछ पता नहीं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0
इंटू P0 अपॉन Q0। इलास्टिसिटी आपको 2 दे रखी है, लेकिन ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, कसम खा के जाओ नहीं तो गाल पे अपने थप्पड़ मारना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 दे रखी है, लेकिन आपको तो पता है ना गोपाल नलायक है, ये पता है ना बात, तो आपको -2 लेना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या लेना है हमेशा? माइनस। तो उसने इलास्टिसिटी 2 दे रखी है जानबूझ के, आपको -2 लेनी है। इज इक्वल टू Q1 क्या है 64 माइनस Q0 क्या है 80 डिवाइडेड बाय P1 जो है, P1 है x प्लस 3, तो P1 की जगह लिख रहा हूं x प्लस 3 माइनस P0 क्या है? P0 हमने x ले रखा है x इंटू P0 है x अपॉन Q0 है 80। तो बच्चों ये एक इक्वेशन सी बनने को तैयार सी हो गई है। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। मैं ये इधर का रब कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं आपने नोट कर लिया, ठीक है सर। चलो अब सॉल्व करते हैं। बताओ किसी का आया आंसर तो जल्दी भेजो। नहीं अभी भी नहीं भेजा बच्चों ने तो। 64 माइनस 80 माइनस 16, x प्लस 3 माइनस एक्स मतलब खाली 3 इंटू एक्स अपॉन 80। तो 16 से 80 को काट दो, वो आएगा 5, ठीक है। और माइनस से माइनस कट गया, तो मतलब फिलहाल ये बन गया 2 इज इक्वल टू एक्स बटे 15, 3 इंटू 5 15, ये बन गया। ओ गॉड, तो x आ जाएगा 30। तो किसी का आया था 30? हाँ वेरी गुड, सिया का सही था। अब सही है हर्षल, अब क्या? अब सही है, हाँ अब सही से, वेरी गुड। 30 रुपए। तो प्राइस जो था, x जो निकालना था, ओरिजिनल प्राइस जो निकालना था हमें, x जो निकालना था वो आ गया 30 रुपए। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल प्राइस था 30 रुपए।